अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? जी सर, आ रही है। चलें जी, ये आप अगला हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करेंगे। पेज नंबर 306 है फर्स्ट ईयर पैथोलॉजी का, ठीक है। इस पे हमने मोस्टली जो है ना 90% टॉपिक्स सारे ही कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर 2 आया था काफ़ी जो है ना, उसमें हमें इम्पोर्टेंट वाला सीन अब नहीं होगा, लेकिन 90% तो हमें करने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई सिंड्रोम, ठीक है जी। हमने आज जो है ना ज़्यादा जोर देना है, वो देना है एओर्टिक एन्यूरिज्म पे, एओर्टिक डिसेक्शन पे, और जो ACS है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज जो है IHD, उस पे, ठीक है। अच्छा जी, कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई सिंड्रोम नाम से ही लग रहा है कि जब एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बनता है तो उसमें जो है वो डेपोजिशन होती है, एथेरोमा बनता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन होती है लार्ज आर्टरीज में, ठीक है जी। अगर वो जो एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बस, जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, उसकी अगर जो है वो एम्बोलाइजेशन हो जाए तो इसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई सिंड्रोम। इससे होता क्या है, एंड ऑर्गन डैमेज, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई जो है, ये एंड ऑर्गन, ये जो एंड आर्टरीज हैं उस पे जाके जो है ना ये लॉज होते हैं, और वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जो है मुख्तलिफ कंडीशंस इनकी वजह से जो है ना हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अ, एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं ब्लू टो सिंड्रोम, ठीक है जी। तो अगर डिजिट्स का, उंगलियों का इस्कीमिया हो जाए तो ब्लू टो सिंड्रोम होगा। अगर रीनल इन्वॉल्व है तो रीनल, अगर सीवी वो इन्वॉल्व है स्ट्रोक तो सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट, या मैंने बताया था कि गट इस्कीमिया मेजेंटेरिक आर्टरी, अगर SMA सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी इन्वॉल्व है तो, ठीक है। पल्सेस जो है ना वो इसमें पाल्पेबल रहती हैं, लार्ज आर्टरीज जो है ना, क्योंकि लार्ज आर्टरीज अनइफेक्टेड रहती हैं, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि ये स्मॉल जो एंड आर्टरीज है ना, स्मॉल आर्टरीज, उसके अंदर एम्बोलस जो है ना उसने लॉज होना है, बनेगा लार्ज आर्टरीज में, जाएगा स्मॉल आर्टरीज में, और लार्ज आर्टरीज की जो पल्सेशन है वो भी इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। और ये एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के बाद भी हो सकती है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है जी, ये स्मॉल आर्टरीज को इफेक्ट करती हैं, और नाम से लग रहा है आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, ठीक है जी। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये हम पढ़ रहे हैं आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, ठीक है। देखें क्या फर्क है आर्टीरियो और आर्टीरियोलोस में। चले तो नहीं गए सारे? सर एक आर्टरी सर आर्टीरियोल्स में आर्टीरियोल्स स्मॉल आर्टरीज की स्क्लेरोसिस होगी। हाँ, मुझे लगा सो गए हैं। ठीक है, वेरी गुड जी, नाम से ही लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है। आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की, ठीक है। जो आर्टीरियोल्स हैं उसमें दो तरह की स्क्लेरोसिस होती है, हायालीन और हाइपरप्लास्टिक। अभी हम पढ़ते हैं क्या होती है, ठीक है। जो हायालीन है, ठीक है जी, इसमें ये होता है कि वेसल वॉल, स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग, थिकनिंग हो जाती है ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज, ठीक है जी। सब एंडोथेलियम में जब प्लाज्मा प्रोटीन लीक करेगी तो वो हार्ड हो जाएंगी आर्टरीज, ठीक है। और ये किस चीज़ों में होता है हायालीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस? डायबिटीज और हाइपरटेंशन में, डायबिटीज और हाइपरटेंशन में हायालीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, ठीक है। हाइपरप्लास्टिक ऑन द अदर हैंड, नाम से ही लग रहा है कि ये जो है ना हाइपरप्लेजिया ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ आर्टरीज की वजह से हार्डनिंग हुई है, मोटा हो जाएगा, मतलब थिक हो जाएगी ना जहाँ भी चीज़, ठीक है।
तो ऑनियन स्किनिंग होती है इसमें, मतलब लेयर्स लेयर्स जो है ना वो स्मूथ मसल की जो है ना वो हुई होती हैं, ठीक है जी। और ये भी सीवियर हाइपरटेंशन में होती है हाइपरप्लास्टिक, ठीक है जी। तो दो फॉर्म्स हैं, मुझे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की जल्दी से कोई बताए, जल्दी से, ये इम्पोर्टेंट है। सर ये जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है ये मोस्टली स्मॉल आर्टरीज और आर्टेरियोस को अफेक्ट करता है, जिसमें थिकनिंग ऑफ द स्मॉलर वेसल्स हो जाएगा। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, हेलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरप्लास्टिक। हेलाइन में क्या होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो एंडोथेलियम में जमा हो जाती हैं इन द मोस्टली इन द हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटिस। तो उसकी वजह से हेलिनियस मटेरियल बन जाता है और फिर उसको थिकन कर देता है, नैरो कर देता है। उसके बाद है हाइपरप्लास्टिक, जो कि ओनियन लाइक जो है ना स्किनिंग इसकी बन जाती है, लेयर्स बन जाते हैं। एंड वेरी इट गुड। इज मोस्टली अकर इन द सीवियर हाइपरटेंशन विथ प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। मतलब जो क्रॉनिक फोर्स स्टाइल जो है वो उस पे आता रहेगा आर्टरीज पे, तो वो हाइपरप्लास्टिक हो जाएंगी वेरी गुड। और फिर वो ठीक है। नैरो कर देंगी हाँ उसको। बिल्कुल ठीक है, ये आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। आर्टेरियोलो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस की दो हमने टाइप्स पढ़ी हैं। आगे है जी एओर्टिक एन्यूरिज्म। ओके सर। एओर्टिक एन्यूरिज्म नाम से ही लग रहा है, लोग जो है ना, एन्यूरिज्म जहाँ भी आएगा डायलेशन, ठीक है, डायलेशन हुई होगी। और इसकी सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है जी। एन्यूरिज्म के, अगर एन्यूरिज्म रप्चर हो जाए तो अब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू बैक, 3 चीज़ें बताई होंगी, अब्डोमिनल पेन, पल्सटाइल मैस, पेन रेडिएटिंग टू बैक, हाइपोटेंशन, ठीक है। 3-4 चीज़ें बताई होंगी एन्यूरिज्म और रप्चर की, ठीक है जी। थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म, एओर्टा जो है वो दो मतलब जगह से जो है ना वो ट्रावर्स करता है बॉडी में, थोरेसिक और एब्डोमिनल, ठीक है जी। थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म जो है वो, इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि ट्यूनिका मीडिया जो है ना, ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं, जो ट्यूनिका मीडिया है ना उसकी डीजेनरेशन हो जाती है इस थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म में, ठीक है। सिस्टिक मीडिया, मीडियल डीजेनरेशन, ठीक है। अच्छा जी, इसके रिस्क फैक्टर्स जो है ना वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ठीक है। उसके अलावा कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसे कि मार्फन सिंड्रोम है। एओर्टिक, यार जब भी एन्यूरिज्म की बात है ना, कहीं भी है बॉडी में, इसके अलावा भी बेरीज एन्यूरिज्म ले लो, जहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू की थिनिंग होनी है ना, तो वो हमने मार्फन और एहलेड्रेनलॉस को भी ध्यान में रखना है, ठीक है जी। उसके अलावा जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व के साथ जो है ना ये एओर्टिक एन्यूरिज्म थोरेसिक है एसोसिएटेड। और जो एमसीक्यू में पूछी जाती हैं चीज़ें, वो ये है कि टर्शरी सिफिलिस के साथ इसकी एसोसिएशन है, ठीक है, टर्शरी सिफिलिस के साथ, ठीक है। क्योंकि इसमें वैजा वेजोरम क्या होते हैं बच्चों, वैजा वेजोरम? पता है किसी को? सर ये वीनस प्लेक्सिस तो नहीं होता वास डिफरेंसेस में या इस वेसल्स टाइप की का? नर्व सप्लाई, वेसल्स की, नर्व सप्लाई शायद। वो तो वैजा नर्वोरम है। वेसल्स को जो नरिशमेंट मिल रही है जिसके साथ यस, वेसल्स की वेस्कुलर सप्लाई, बड़े बिग वेसल्स आल्सो नीड ब्लड सप्लाई, वो वैजा वेजोरम है। और टर्शरी सिफिलिस में इस वैजा वेजोरम का एंड आर्टराइटिस हो जाता है, ठीक है जी। और थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म के साथ इसकी एसोसिएशन है। अगला है हमारा एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये हमेशा याद रखें, जो है ना एओर्टिक रिगर्जिटेशन में भी हम पढ़ेंगे। एओर्टिक रिगर्जिटेशन में एओर्टिक रूट डायलेटेशन जो है ना, एओर्टिक रूट जब भी उसकी डायलेशन होगी ना तो वो रिगर्ज करेगा, ऑब्वियस सी बात है, रूट जब डायलेट होगी तो रिगर्जिटेशन करेगा ना, जब डायमीटर बढ़ेगा तो सर रिगर्ज करेगा।
बेजोरियम वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा। Vasa vasorum are the vessels that supply vessels. These are the micro vessels that supply large vessels. और इसका एंडार्ट्राइटिस टर्शरी सिफिलिस में होता है और थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म के साथ एसोसिएटेड है ये। अगला है हमारा एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। उसमें मीडिया ट्यूनिका मीडिया की डिजनरेशन है, ठीक है, सिस्टिक मीडियल डिजनरेशन। बट इन एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन ऑल 3 लेयर्स की। थोरेसिक में सिर्फ एक लेयर है मीडियल ट्यूनिका मीडिया, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म में तीनों लेयर्स इन्वॉल्व हैं, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी इन्वॉल्व है, उसकी भी डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं जी, ठीक है जी, जेंडर है, हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री है, इंक्रीज्ड एज है, ये सारे नॉन मॉडिफाइबल हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसका जो अब काम की बात है वो ये है कि इट प्रेजेंट्स एज पैल्पेबल पल्सटाइल मैस, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया पल्सटाइल मैस के साथ प्रेजेंट करता है, अब्डोमिनल पेन के साथ विच रेडिएट्स टू बैक, ठीक है। ये ट्राइएड है, इस ट्राइएड में एक पल्सटाइल एब्डोमिनल मैस है, एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू बैक है और हाइपोटेंशन है, ठीक है जी। क्या है जी इसका एब्डोमिनल एओर्टिक ए जिसे कहते हैं, उसका ट्राइएड क्या है? सो पल्सटाइल एब्डोमिनल मास होगा, हाइपोटेंशन होगी और एब्डोमिनल पेन व्हिच इज रेडिएटिंग टू बैक। एक्सीलेंट। आगे है जी हमारा ट्रोमेटिक एओर्टिक रप्चर। ट्रॉमा की वजह से भी एओर्टा रप्चर हो सकता है, जैसे कि किसी को आरटीए हुआ है, डिसेलरेशन इंजरी हुई है, किसी ने सीट बेल्ट बांधी हुई है तो उसको एब्डोमिनल एओर्टिक एकदम से जो है डिसेलरेशन हुई है तो वो रप्चर हो सकता है। इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि एओर्टा का ट्रॉमा कौन सी साइट पे होता है? मोस्ट कॉमनली इस्थमस पे होता है, ठीक है जी। और जी सर यहाँ पे रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन लिखा हुआ है, ये थोड़ा क्लियर कर दें। रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन का मतलब है कि हाइपोटेंशन जिसे आप फ्लूइड्स के साथ रिससिटेट कर रहे हो, जिसे आप कार्डिक स्पोर्ट्स के साथ डोपामीन डोब्यूटामीन इनके साथ रिससिटेट कर रहे हो, लेकिन वो उसका बीपी ऊपर नहीं आ रहा डिस्पाइट एफर्ट्स ऑफ रिससिटेशन, इसे कहते हैं रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन, क्योंकि कंटिन्यूसली ब्लीड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम जो फ्लूइड ऑफ चॉइस है वो क्या होगा फिर? जो वर्किंग डॉक्टर्स हैं वो बताएं फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होगा? सर क्रिस्टलॉइड। उससे नहीं आ रहा, रेजिस्टेंट है फ्लूइड ऑफ चॉइस। अगर तो नहीं आ रहा तो फिर हमने कहना है जी ब्लड लगाओ, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड से ठीक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे है जी हमारा ये इसमें, हाँ जी, ट्रीटमेंट क्या होती है फिर? ये सर्जिकली ठीक होता है हाँ ना? सर्जिकली ठीक होगा, बिल्कुल सर्जिकली ठीक होगा, ठीक है। अच्छा, ट्रॉमेटिक एओर्टिक रप्चर की मैंने इस्थमस पे सबसे कॉमन साइट है, ठीक है जी, और एक्सरे में वाइडन्ड मीडियास्ट्रम मिलता है हमें, ठीक है जी, मीडियास्ट्रम की वाइडनिंग हो जाती है। आगे है हमारा एओर्टिक डाइसेक्शन। एओर्टिक डाइसेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी जो क्लासिफिकेशन है ना, दो डिबेकी और स्टैनफोर्ड, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एओर्टिक डाइसेक्शन होता क्या है जी? इन ट्यूनिका इंटीमा इंटीमल टीयर है, ठीक है। सबसे अंदर वाली जो लेयर है ना वेसल की, उसकी लॉन्गिट्यूडनल टीयर है, डाइसेक्शन है उसकी, जिसकी वजह से फॉल्स ल्यूमिन बन जाता है और ब्लड उसके अंदर जो है ना वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और सबसे कॉमनली जो एओर्टिक डाइसेक्शन है वो हाइपरटेंशन, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की वजह से होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है जब भी कनेक्टिव टिश्यू वीक होगा तो ये डाइसेक्शन का मतलब है ये जो इसने जो है ना वो टीयर हो जाना है ना, एक टीयर है, तो जब वीक होगा तो वो मार्फन एरल रेनॉस आ जाएंगे ना इसमें, ठीक है, साथ बाइकस्फीड एओर्टिक वाल्व, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन क्या है इसकी? टीयरिंग, सडन ऑनसेट। एक चीज आपने याद रखनी है, सडन ऑनसेट चेस्ट पेन, उसके कुछ डिफरेंशियल हैं,
उसमें एक आयोटिक डायसेक्शन है, टीयरिंग पेन है, ऐसे जैसे कोई चीज़ टीयरिंग को खुद बताएगा मरीज, ठीक है जी। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनइक्वल ब्लड प्रेशर होगा बिटवीन राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म। राइट आर्म में बीपी करोगे वो ज़्यादा होगा, लेफ्ट आर्म में करोगे वो कम होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी एओर्टा रप्चर होता है, डायसेक्ट होता है, तो मीडियास्टनम वाइड हो जाती है, ठीक है जी। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी वाइटल ऑर्गन को या एंड ऑर्गन, तो ऑर्गन इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है जी। एओर्टिक रप्चर जैसे मैंने आपको बताया, डायसेक्शन के बाद एओर्टिक रप्चर भी हो सकता है, क्योंकि फॉल्स ल्यूमिन जो बना है उसके अंदर ब्लड ने जो है ना वो जमा होते रहना, और एकदम से वो तो फिर तो रप्चर कर देगा वो एओर्टा को। दो किस्म की क्लासिफिकेशन है, स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन और डिबेकी। स्टैनफोर्ड की टाइप ए और टाइप बी है, और डिबेकी जो है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब हम स्टैनफोर्ड पढ़ने लगे हैं, ठीक है। स्टैनफोर्ड टाइप ए और टाइप बी है। टाइप ए आपने याद रखना है कि ये प्रोक्सिमल एओर्टा को इन्वॉल्व करता है। प्रोक्सिमल एओर्टा में ये आपको अगर तस्वीर नजर आ रही है तो ये असेंडिंग एओर्टा होता है, ये एओर्टिक आर्च है, और ये लंबा सारा नीचे जो डिसेंडिंग एओर्टा है, ठीक है। तो स्टैनफोर्ड ए जो है वो प्रोक्सिमल एओर्टा को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। यानी ये असेंडिंग को इन्वॉल्व करेगी, और इट कैन एक्सटेंड अप टू द एओर्टिक रूच आर्च, ठीक है जी। अच्छा जी, और obvious सी बात है, ठीक है। स्टैनफोर्ड बी क्या है जी? स्टैनफोर्ड बी ओनली इन्वॉल्व्स डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है जी। बी फॉर स्टैनफोर्ड बी फॉर बिलो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। से लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से नीचे नीचे सारा डिसेंडिंग एओर्टा होता है। तो आपको इजी में अगर इन सिंपल टर्म्स इफ आई हैव टू पुट इट, तो इसको ऐसे कहेंगे कि जो टाइप ए है वो पहले आता ना ए, तो वो प्रोक्सिमल है। प्रोक्सिमल असेंडिंग एओर्टा होता है, एओर्टिक आर्च होती है, और टाइप ए में डिसेंडिंग एओर्टा भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो टाइप बी है उसमें प्योरली डिसेंडिंग ही इन्वॉल्व होना है। अगर असेंडिंग है तो वो टाइप बी नहीं, टाइप ए है। डिबेकी, ठीक है। डिबेकी टाइप 1 में असेंडिंग, आर्च, डिसेंडिंग तीनों इन्वॉल्व हैं। टाइप 1 में तीनों इन्वॉल्व हैं। टाइप 2 में सिर्फ असेंडिंग है, टाइप 3 में सिर्फ डिसेंडिंग है, ठीक है। ये अगर आप पिक्चर मेमोराइज करेंगे तो ही आपको याद रहेगी क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर एक बच्चा भी रिपीट कर दे और बाकी ध्यान से सर सुन लें, रिपीट कर दीजिए। ये आप में से कोई रिपीट करेगा। सर एओर्टिक डायसेक्शन में लॉन्जिट्यूडनल इंटिमा इसमें इन्वॉल्व होता है, इंटिमल टियर होता है और एक फॉल्स ल्यूमेन बन जाता है। मोस्ट कॉमनली ये हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएटेड होता है, और जैसे कनेक्टिव टिश्यू का इसमें प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मार्फिन और लॉस इसमें आ सकता है। अच्छा, इसमें जो है वो अच्छा, जब इसकी फॉल्स ल्यूमेन वगैरह बनता है तो ये रप्चर भी हो सकता है, फिर इसमें वाइडनिंग ऑफ मेडास्टिनम भी दिखेगा। उसके अलावा जो पेशेंट जब आता है एओर्टिक डिसेक्शन के साथ, तो वो कहता है कि उसे सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन है जो कि रेडिएटिंग टूवर्ड्स बैक, और अनइक्वल बीपी उसका आर्म में मिलेगा, और टेयरिंग चेस्ट पेन होता है, इससे टेयरिंग सडन ऑनसेट चेस्ट पेन। उसके अलावा इसमें बताया गया है कि इसमें इसकी वजह से ज़ाहिर है रप्चर होगा तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, तो इसमें ऑर्गन कीमिया हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। इसकी दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक स्टैनफोर्ड की है और एक डिबेकी है। जो स्टैनफोर्ड है तो उसमें टाइप ए है, ए फॉर मतलब जो फर्स्ट टाइप, और ए फॉर असेंडिंग भी होता है, और उसके साथ साथ इसमें असेंडिंग एओर्टा भी है और ए फॉर आर्च भी होता है, तो ये आर्च को भी इन्वॉल्व कर सकता है, और अगर डिसेंडिंग भी इसमें आ सकता है, लेकिन अगर असेंडिंग होगा तो हम हमेशा ए ही बोलेंगे, सही है। उसके अलावा स्टैनफोर्ड टाइप बी जो होता है वो बी फॉर बिलो, यानी कि डिस्टल डिसेंडिंग नहीं होता है, इसमें सिर्फ इन्वॉल्व होता है, इसमें असेंडिंग आर्च कुछ इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ डिसेंडिंग इन्वॉल्व होता है, और बिलो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। उसके अलावा जो है डिबेकी की क्लासिफिकेशन है, इसमें टाइप 1 में तीनों हैं, असेंडिंग, आर्च और डिसेंडिंग नहीं होता, टाइप 2 में असेंडिंग है, और टाइप 3 में डिसेंडिंग है। वेरी गुड। और टाइप ए जो है ना, ए
उसकी हम करते हैं सर्जरी। तो प्रॉक्सिमल है ना, तो ऊपर ऊपर से सर्जरी कर देंगे, लेकिन अगर मेडिसिन देनी है तो वो फिर जो डिस्टल पोर्शन है उनमें उसकी सर्जरी आप ऐसे सोचें कि उसकी सर्जरी करना मुश्किल हो जाएगा। प्रॉक्सिमल की सर्जरी करना इजी है। तो प्रॉक्सिमली जब टाइप ए में सर्जरी करेंगे, टाइप बी में हम मेडिसिन कौन सी, बीटा ब्लॉकर। ठीक है जी। अच्छा, अगला हमारा टॉपिक है जी ये सब क्लीवन स्टील सिंड्रोम देख लें। ये है जी एक्सक्यूज मी सर, जी। सॉरी ये मुझे ना टाइप में असेंडिंग डिसेंडिंग का प्लीज बता दें, मेरा मिस हो गया। अच्छा, जो दो तरह की क्लासिफिकेशन है, स्टैनफोर्ड और डिबेकी। यहाँ पे जो डिटेल में लिखी है वो स्टैनफोर्ड है, लेकिन यहाँ पे डिबेकी की भी डायग्राम बनी हुई है, तो दोनों पढ़नी है हमने। स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन टाइप ए और टाइप बी दो में डिवाइड है। स्टैनफोर्ड टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में प्रॉक्सिमल एओर्टा, जैसे असेंडिंग एओर्टा और आर्च ऑफ एओर्टा। टाइप ए फॉर असेंडिंग एंड ए फॉर आर्च। ठीक है, लेकिन टाइप ए कैन ऑल्सो इन्वॉल्व डिसेंडिंग एओर्टा समटाइम्स। लेकिन जो टाइप बी है उसमें होगी ही सिर्फ और सिर्फ डिसेंडिंग इन्वॉल्व। ठीक है, ये आप मुझे दोबारा रिपीट करें डॉक्टर साहबा। हाँ जी सर, आपने सर बताया मैं कि टाइप ए में असेंडिंग एओर्टा होती है, आर्च ऑफ एओर्टा, बट समटाइम्स ये डिसेंडिंग एओर्टा भी हो सकती है। जबकि टाइप 2 में आपने, मैं पिक्चर देख टाइप रही हूँ, टू वो नहीं है, टाइप डिसेंडिंग बी है। बताया। स्टैनफोर्ड की ए सर और बी पिक्चर है। में, सॉरी, बी ओके ओके सॉरी बी सर, में क्या होता है? टाइप बी डिसेंडिंग होती है सिर्फ। एक्सीलेंट। और अब हम पढ़ते हैं डिबेकी क्लासिफिकेशन। डिबेकी क्लासिफिकेशन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में है। टाइप 1 एक नंबर, मतलब सबसे पहले, यानी सब कुछ इन्वॉल्व कर रहा है। टाइप 1 सब कुछ इन्वॉल्व कर रहा है। टाइप 2 सिर्फ असेंडिंग इन्वॉल्व कर रहा है और टाइप 3 सिर्फ डिसेंडिंग इन्वॉल्व कर रहा है। ये रिपीट करें डिबेकी। सर मैं कर लूं? जो मर्जी करे, जिसका मिस हो गया वो कर ले। सर टाइप 1 में आपने बताया कि सब कुछ ही होता है, टाइप 2 में होता है असेंडिंग और टाइप 3 में होता है डिसेंडिंग। ठीक है। अच्छा, अगला है हमारा जी सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। सबक्लेवियन आर्टरी की स्टेनोसिस हो जाए अगर, देखो सबक्लेवियन आर्टरी से वर्टिब्रल आर्टरी है, देखे निकल रही है, ये सबक्लेवियन आर्टरी है। सबक्लेवियन आर्टरी एक तो उसकी कंटिन्यूएशन जा रही है और इससे जो है ना वर्टिब्रल आर्टरीज भी निकल रही हैं। कंटिन्यूएशन और वर्टिब्रल आर्टरी भी निकल रही है। तो प्रोक्सिमल टू ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी अगर सबक्लेवियन आर्टरी की हो जाए ना, मतलब वर्टिब्रल आर्टरी के बाद नहीं, वर्टिब्रल आर्टरी निकलने से पहले अगर सबक्लेवियन आर्टरी का स्टेनोसिस हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे एक तो वर्टिब्रल आर्टरी की जो उसका जो है जो उन्होंने उस चीज़ें उन्होंने सप्लाई करनी है वो भी गई, और जो सबक्लेवियन आर्टरी ने सप्लाई करनी है वो भी गई। तो ये आपको नज़र आ रही है साइड जहाँ पे ये डब्बा बना हुआ है, ये वर्टिब्रल आर्टरी निकलने से पहले स्टेनोसिस हुआ। इससे होगा क्या, ठीक है जी, हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी। इससे आगे आगे जो भी एरियाज हैं डिस्टल टू स्टेनोसिस, ठीक है जी। इसकी वजह से एक साइड पे होगा तो दूसरी साइड का ब्लड फ्लो इज रिवर्स्ड इन इप्सिलेटरल वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये दूसरी साइड की ब्लड खींचना शुरू कर देगा रिवर्स करके, ठीक है। और देखो फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी स्टेनोज हुई है, ठीक है, तो इसने क्या करना है, इसने राइट सबक्लेवियन आर्टरी से जो है ना वो जिसने ऊपर जाना था, जिसके ब्लड फ्लो ने, उसको इसने अपनी तरफ खींचना शुरू कर देना है, यानी कि स्टील करना शुरू कर देना है, इसने चोरी करनी शुरू कर देनी है दूसरी साइड के ब्लड की। इसे कहते हैं सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, ठीक है जी। अगर तो इसका ये होता है कि जिस साइड पे सबक्लेवियन आर्टरी का स्टेनोसिस होगा, अगर उस साइड की आर्म अगर हम ज़्यादा मतलब मूव करें या एक्सर्शन करें तो उससे
सेरिब्रल परफ्यूजन रिड्यूस हो जाएगी, इंसान को चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, क्योंकि उससे आगे जो है वो स्टेनोसिस है, तो ऊपर ब्लड सप्लाई जो है ना वो ब्रेन तक नहीं जा रही। ठीक है, वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी है ना जो सप्लाई करती है, उसकी इनसफिशिएंसी हो जाएगी, डिजीनेस होगी, वर्टाइगो होगा। ठीक है, और अगर एक साइड की स्टेनोसिस है, दूसरी साइड ठीक है, तो 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर का डिफरेंस आएगा बिटवीन आर्म्स। ठीक है, ये कोई मुझे लड़का करे इस चीज को एक्सप्लेन, सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। एनीवन? यस सर, सप्लीमेंट स्टील सिंड्रोम सर ये होता है कि जो सप्लीमेंट आर्टरी होगी प्रॉक्सिमल, उसकी जो ना स्टीनोसिस हो जाएगी, तो जो वर्टिब्रल आर्टरी जो ओरिजिन होने से पहले, तो उससे ये होगा कि जो हाइपोपरफ्यूजन होगी उससे डिस्टल स्टीनोसिस जगह पे, और उसके बाद जो ना सर जो ब्लड फ्लो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, इप्सिलेटरल हो जाएगा, और दूसरा फिर उसमें सेरिब्रल परफ्यूजन हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी जो एक्सर्शन ऑफ आर्म की साइड पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आर्म का इस्कीमिया हो सकता है, पेन होगा, पैरास्थीसिया है, और उसके बाद वर्टिब्रल वेजलर इनसफिशिएंसी होगी, डिजीनेस होगी, और मोर देन 15 mm जो है ना वो डिफरेंस आएगा ब्लड प्रेशर का। ठीक है जी, इसकी एसोसिएशन एक ध्यान में रखें, टाकायासु आर्थराइटिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जायंट सेल आर्थराइटिस भी कहते हैं इसे, लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस में आता है। ठीक है, इसमें ये है इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा हाई यील्ड इस्केमिक हार्ट डिजीज मैनिफेस्टेशन। इस्केमिक हार्ट डिजीज मैनिफेस्टेशन कौन कौन सी हैं जी? अंजाइना, अच्छा, तीन तरह के अंजाइना है जो आपको आने चाहिए। ठीक है, स्टेबल अंजाइना, अनस्टेबल अंजाइना और प्रिंस मेटल या वैजोस्पास्टिक अंजाइना। ठीक है जी, इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, व्हाट इज अंजाइना बाय द वे? अंजाइना इज चेस्ट पेन है जब भी मायोकार्डियल इनसफिशिएंसी होती है। ठीक है, या तो जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी नर्विंग हो जाएगी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, या स्पाज्म होगा। लेकिन अंजाइना में सेल डेथ नहीं होती, हार्ट में कार्डिक सेल की डेथ नहीं होती। अंजाइना का मतलब है अगर किसी को हो रहा है तो उसका मतलब है नेक्रोसिस, नो नेक्रोसिस। ठीक है जी, जो नेक्रोसिस होगा वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में होगा। ठीक है जी, स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना जो है आपने ये ज़हन में रखना है कि वेसल है उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बना है। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 70% एक्लूजन है, ठीक है जी, और एक्सर्शन पे पेन हो रही है, पेशेंट को रेस्ट करता है या ठीक हो जाता है, या नाइट्रेट लेता है ठीक हो जाता है, सिर्फ एक्सर्शन पे पेन होती है और ग्रेटर देन 70% एक्लूजन है, तो इसे हम कहेंगे स्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना में एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं, थ्रोम्बोसिस होता है। ठीक है जी, थ्रोम्बोसिस होगा, उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी ओक्लूड होगी। ठीक है जी, और ये एट रेस्ट भी पेन होगी, चेस्ट पेन, और नाइट्रेट्स देंगे, नाइट्रेट्स it is not relieved by nitrates 30 minutes. Stable angina की chest pain is relieved by nitrates after 30 minutes. 30 minutes हम रख लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा, एक होता है वैजोस्पैस्टिक अंजाइना, जिसे प्रिंस मेटल अंजाइना भी कहते हैं। वैजोस्पाज्म की वजह से होगा। ठीक है जी, कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म की वजह से होगा। ठीक है जी, इसके रिस्क फैक्टर में टोबैको स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है,
स्मोकिंग, हाइपरटेंशन और फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। ठीक है जी। अल्कोहल और कोकेन इसके ट्रिगर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। वेजोस्पेज्म में ठीक है हम क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, नाइट्रेट्स देंगे। ठीक है जी। अब ईसीजी पे आ जाते हैं। स्टेबल एंजाइना पे ईसीजी में बहुत इनसिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगी। ठीक है जी। अनस्टेबल एंजाइना पे ईसीजी में टी वेव इन्वर्जन्स भी आ सकती हैं। ठीक है जी। एसटी डिप्रेशंस भी आ सकती हैं। स्टेबल एंजाइना में भी एसटी डिप्रेशन, ये ध्यान में रखना। देखो मेरी बात सुनो, अभी मैं आपको इसको ना एक सुनते जाओ, मैं ऑर्गेनाइज करके इसको बताता हूँ उसके बाद। ठीक है। ईसीजी चेंजेस स्टेबल एंजाइना में नहीं आती, कभी कभार एसटी डिप्रेशन आती है लेकिन नहीं आती। लेकिन स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में हम क्या करते हैं, ईसीजी चेंजेस आनी ही आनी है, एसटी डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन्स आने ही आने हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कंपैरिजन के साथ समझाऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगी। स्टेबल एंजाइना, पेन ऑन एक्सर्शन। ठीक है। कार्डियक एंजाइम स्टेबल एंजाइना में नहीं होंगे एलिवेटेड, ईसीजी चेंजेस नहीं होगी। अनस्टेबल एंजाइना, चेस्ट पेन एट रेस्ट। ठीक है जी। ट्रोपोनिन कराएंगे, ट्रोपोनिन एलिवेशन नहीं होगी, लेकिन हम कैसे लेबल करेंगे, ईसीजी में चेंजेस होंगी। तीसरे नंबर पे अगर ईसीजी में चेंजेस भी हैं, कौन सी चेंजेस, एसटी डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन। ठीक है। प्लस कार्डियक एंजाइम्स भी रेज्ड हैं, ट्रोपोनिन भी रेज्ड है। हम क्या कहेंगे, ये एनस्टेमी है, नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, स्टेमी नाम से ही लग रहा है इसमें एसटी एलिवेशन होंगी, ट्रोपोनिन भी एलिवेट होगा और एट रेस्ट पेन ऑब्वियस सी बात है हो रही होगी। ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसका डिफरेंस समझ आ गया है तो यार, नहीं आया तो मुझे बताओ। सर रिपीट कर दें। रिपीट कर दें, आधे घंटे में 10 से आधा घंटा दोबारा आके दोबारा रिपीट करो। देखो मेरी बात सुनो, मैं इसको समराइज करता हूँ। ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए डिफ्रेंशिएट करने से पहले। पेशेंट आया आपके पास, कहता है डॉक्टर साहब मैं बैठा होता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता, जब मैं 30-40 मिनट वॉक करता हूँ तो मेरे चेस्ट पेन होना शुरू हो जाती है। ये क्या है? स्टेबल। ईसीजी कराई, ईसीजी में कोई चेंज नहीं आई, ये क्या है? स्टेबल। स्टेबल। वेरी गुड। स्टेबल पेशेंट आया है, पेशेंट कह रहा है स्टेबल कि मैं बैठा हुआ था, मुझे दर्द होना शुरू हो गई है। ठीक है। और मैंने जो है वो कैपुटिन की गोली, वो एंजीसिड की गोली भी रखी है जुबान के नीचे। एंजीसिड में नाइट्रेट्स होते हैं बाय द वे, उससे भी मुझे आराम नहीं आया। ईसीजी कराओ, ईसीजी कराइए, टी वेव इन्वर्जन्स आ गई हैं और एसटी डिप्रेशंस आ गई हैं। हमने कहा ट्रोपोनिन भेज दो, ट्रोपोनिन आया नेगेटिव, ये क्या है? अनस्टेबल। अनस्टेबल। सेम चीज है, हर चीज है। ट्रोपोनिन करवाया, ट्रोपोनिन आया पॉजिटिव, तो क्या है? नॉन स्टेमी है। एनस्टेमी, एक्सीलेंट। ठीक है। और एसटी एलिवेशंस आ गई हैं ईसीजी में, ट्रोप भी रेज्ड है, तो ये क्या है? एसटी। स्टेमी। स्टेमी। ठीक है। अच्छा, एनस्टेमी और स्टेमी में एक जो बड़ा फर्क है वो ये ध्यान में रखना है आपने कि एनस्टेमी जो है ना, उसमें सब एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट होती है सिर्फ, स्टेमी में ट्रांसम्यूरल। ठीक है। हाँ, पूरे हार्ट की हर लेयर को जो है ना ट्रांसम्यूरल इंजरी होगी। एनस्टेमी में सर सिर्फ, एक्सक्यूज मी जी जी सर, ये है कि हमारे पास 4 टाइप्स है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल और नॉन एसटी और एसटी। अगर पेन एक्सर्शन पे हो रहा है तो फिर हमें सिर्फ स्टेबल एंजाइना की तरफ जाना चाहिए। अगर रेस्ट पे हो रहा है तो हमारे पास आगे जो 3 स्टेप्स हैं, मतलब अनस्टेबल, नॉन एसटी और एसटी है, उसी तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल एक्सीलेंट। हम अगर हाँ, एक और बात, एक्सर्शन हो रहा है, हमने ड्रॉप लेवल कर दी, अगर वो एलिवेटेड नहीं है तो, और ईसीजी पे चेंजेस नहीं है, तो फिर ये स्टेबल है। एक्सीलेंट। अगर आगे स्टेप करते जाए, एक स्टेप पे आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगी। अगर एसटी डिप्रेशन है तो ये नॉन एसटी है, अगर एसटी एलिवेशन है तो एसटी एलिवेशन एमआई है।
ठीक है। और अगर अगर एसटी एलिवेशन एसटी डिप्रेशन है और ड्रॉप नेगेटिव है तो एसटी डिप्रेशन टॉप नेगेटिव है सर, तो ये अनस्टेबल है ना। अगर एक्सीलेंट एक स्टेबल और एक्सर्शन पेन देखना चाहिए और एड्रेस पे देखना चाहिए, एक्सीलेंट। स्टेबल हाँ, अनस्टेबल। और एक और बात आपको बताऊं, स्टेबल एंजाइना से अगले जो 3 है ना, इसे हम कलेक्टिवली कहते हैं ACS, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ठीक है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अच्छा जी, अगला है हमारा जी कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। जैसे सप्लीमेंट स्टील था वैसे कोरोनरी स्टील सिंड्रोम है। ये भी जो है ये, लेकिन ये डिस्टिल टू कोरोनरी स्टेनोसिस होगा। ठीक है जी। और इसमें ये है जी कि इसमें हमने देना क्या है, इसमें वेज़ोडाइलेटर्स देने हैं, बस डायलेट करनी है हमने वेसल्स। ठीक है जी। स्टेनोसिस जो हुआ ना वेसल्स का, उसके लिए हमने वेज़ोडाइलेटर्स देने हैं। ठीक है जी। और स्ट्रेस टेस्ट, डोब्यूटामिन स्ट्रेस टेस्ट या जो भी है ये करवाते हैं, वेज़ोडाइलेटर देते हैं, बस ये आपको इतना ही काफ़ी है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है लिखा हुआ जी सडन कार्डिक डेथ। ठीक है जी। सडन कार्डिक डेथ नाम से लग रहा है जी कि ये जो है ना 1 घंटे के अंदर अंदर सिम्टम ऑनसेट होता है और पेशेंट एक्सपायर। ठीक है जी। और होता जो है वो हो सकता है अंडरलाइंग जो MI हो, लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर अंदर हो गया ना, तो इसका मतलब है कि एरिथमिया चला है कोई, एरिथमिया चला है कोई। लीथल एरिथमियाज में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसमें सिर्फ 1 मिनट होता है हमारे पास, गोल्डन मिनट, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है। अगर वो चल गया है तो ये है जी 1 घंटे के अंदर सडन कार्डिक डेथ हुई है। ठीक है जी। और एरिथमियाज किस किस में चल सकता है, कार्डियोमायोपैथीज में चल सकता है। ठीक है जी। और जो है जो कोई जेनेटिक हेरिडिटरी डिजीजेज हैं जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। टॉर्साडेज डी पॉइंटीज, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ब्रूगाडा सिंड्रोम, इसमें भी सडन कार्डिक डेथ हो सकती है। ठीक है। और एक होती है ICD। ठीक है। ये वैसे पार्ट 1 के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चूंकि फर्स्ट एड का हिस्सा तो आपको पता होना चाहिए। ICD होता है इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ये इम्प्लांट हो जाता है, ये एक डिवाइस होती है छोटी सी जो कि हार्ट में इम्प्लांट हो जाती है, और जब भी हार्ट को की कार्डियोवर्जन करनी पड़ती है ना, जब कोई एरिथमिया चलता है, ठीक है, कार्डियोवर्ट करना पड़ता है, शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक जो हाथ हम देते हैं, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन जो हम करते हैं, वो इसके अंदर ऑटोमेटेड होता है। या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या एट्रियल फिब्रिलेशन चल जाए तो ये डिफिब्रिलेटर भी है इसका। ठीक है। इसे हम कहते हैं ICD, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ये ब्रूगाडा में हम देंगे। ठीक है। और भी ये सारी जो चीजें हैं ना जिनमें वीफिप होने के चांसेस हैं, उसमें देते हैं। अच्छा, एक है जी क्रोनिक। जी जी। सर आप खफा तो नहीं होंगे, मैं एक क्वेश्चन कर लूं? नहीं, मैंने क्यों खफा होना है, हुक्म करें जी, बताएं। सर मुझे ये बता दें कि ये जो बायोमार्कर्स हैं, स्पेशली जो एंजाइम्स हैं, कार्डिक एंजाइम्स, सर ये कौन से एंजाइना में नहीं आते और कौन से एंजाइना में आते हैं, सर ये बता दें। हाँ, अगर तो दोनों में नहीं आती, दोनों में नहीं होती ड्रॉप लेवल्स तो। वेरी गुड। स्टेबल और अनस्टेबल दोनों में नहीं होंगे। जब ये कार्डिक बायोमार्कर्स का रोला आएगा, ट्रोपोनिन, मैं जो है ना ट्रोपोनिन की बात कर रहा हूँ। सर ये मसल से रिलीज देते हैं तो इन्फेक्शन नहीं होगा, तो कोई एंजाइम रेज नहीं होगा। ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि जब ये जो एंजाइम्स हैं, कार्डिक एंजाइम, ये बेसिकली मसल डैमेज को जो है ना वो सिग्निफाई कर रहे हैं। तो जब कोई मसल डैमेज ही नहीं होना तो कोई ठीक है, नहीं आएंगे। तो ये स्टेबल अनस्टेबल तक ही है। लेकिन अगर MI है, MI, एन स्टेम आई या स्टेम आई, उसमें आएंगे। दोनों में रहेगी। अच्छा जी, ठीक है सर। आगे है हमारा जी क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज। इसमें होता है कि हार्ट फेलियर ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स डेवलप होता है ड्यू टू क्रोनिक मायोकार्डियल डैमेज। मायोकार्डियम आहिस्ता 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 डैमेज होता है, जिसकी वजह से हार्ट इज अनएबल टू पंप। ठीक है। इसमें 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है मायोकार्डियल हाइबरनेशन, एक है मायोकार्डियल स्टनिंग। मायोकार्डियल हाइबरनेशन एक ऐसी चीज है जिसमें हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। एक ये बेसिकली
लेफ्ट वेंट्रिकुलर का सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन का मसला है। ठीक है जी। एक है सर एक क्रॉनिक है और एक एक्यूट है, दोनों ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन से हैं। हाँ, मायोकार्डियल स्टनिंग जो है ना, ये ट्रांजिएंट है। एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शन ये ऐसा है कि ये, हाँ बिल ठीक है। ब्रीफ इसका बहुत ही छोटा एपिसोड आता है, एक्यूट इस्कीमिया आता है, ब्रीफ एपिसोड ट्रांजिएंट है, उसके बाद खुद ही रिलीव हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा बच्चे ने बताया। अच्छा जी, आगे हमने जो अभी पढ़े हैं MIs 2 एन स्टेमी और स्टेमी है वो पढ़ने लगे हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? नेक्रोसिस, ठीक है। और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग अगर रप्चर हुआ होगा, ठीक है, जब उसके बाद थ्रोम्बोसिस होगी। ठीक है जी, थ्रोम्बोसिस के बाद कार्डियक मार्कर्स रेज्ड होंगे, क्योंकि जो कार्डियक सेल्स हैं उनको डैमेज होगा। ठीक है जी। MI में CKMB कहते हैं, ठीक है, CKMB है, LDH करवाते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज भी इसमें करवाते हैं, कार्डियक एंजाइम में जो आता है CKMB भी करवाते हैं और ट्रोपोनिन भी करवाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एंड स्टेमी और स्टेमी के दरमियान छोटा सा कंपैरिजन करने लगा हूँ मैं, जो इधर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, अभी सिर्फ रिपीट करने लगा हूँ। ठीक है, एंड स्टेमी में जो इन्फार्क्ट है उसकी लोकेशन सब एंडोकार्डियल होगी कि ट्रांसम्यूरल? सब एंडोकार्डियल। स्टेमी सब एंडोकार्डियल। हाँ, स्टेमी ज्यादा स्फीयर है तो ट्रांसम्यूरल। एक्सीलेंट। ट्रांसम्यूरल। ठीक है जी, ट्रांसम्यूरल। हाँ, फुल थिकनेस। दूसरे नंबर पे ECG चेंजेस। ECG चेंजेस अभी मैं पढ़ा के हटा हूँ। एंड स्टेमी में क्या आएंगी? ST डिप्रेशन एंड T वेव इन्वर्जन। ST डिप्रेशन और T वेव इन्वर्जन। एंड T वेव इन्वर्जन। एक्सीलेंट। वो तो ST डिप्रेशन और T वेव इन्वर्जन तो अनस्टेबल एंजाइना में भी आती हैं, फिर उसको हम एंड स्टेमी क्यों कहेंगे? एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा, स्टेमी में ऑब्वियसली बात है ST एलिवेशंस आएंगी। एक चीज है पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स। पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स कोई मुझे बताए, मुझे पता है लड़कों को पता होगा क्या होता है। लड़कियां तो हैं ही इंटेलिजेंट, लड़कों को भी पता होगा। पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स नॉर्मल ECG में पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स नहीं आती। MI में मसल डैमेज की वजह से क्यू MI ओल्ड की वजह से ओल्ड MI की वजह से। एक्सीलेंट। ओल्ड चेंजेस, क्यू वेव सिग्निफाई ओल्ड इस्केमिक चेंजेस। अच्छा, इसके बाद हम, हाँ ये है जी MI का जो हिस्टोलॉजिकल एवोल्यूशन है, डे 1 से लेकर 1 मंथ तक, मतलब डे 1 से लेकर 2 वीक्स और सेवरल मंथ्स तक। ठीक है, ये हम जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। अच्छा, एक MCQs है, बड़ा हॉट सा गर्मा गर्म है, वो ये है जी कि कॉमनली एक्लूडेड आर्टरीज प्रायोरिटी की बेस पे कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एंटीरियर वॉल MI सबसे कॉमन है। एंटीरियर वॉल MI सामने है ना, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी LAD, सबसे पहले वो होगी। उसके बाद होगा RCA, उसके बाद होगी सर्कमफ्लेक्स। ठीक है जी। सर ये जो वो है ये एपेक्स के लिए भी है, जो हर्ट एपेक्स को सप्लाई करते हैं, वो भी इस तरह से सेम ही है मेरे ख्याल से। हार्ट अटैक्स की ब्लड सप्लाई क्या होती है भला? कोई मतलब एमसीक्यूज में तो यही लिखा होता है कि लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग जो है और राइट करोनरी फिर राइट मार्जिनल। राइट मार्जिनल, ठीक है, ये सर्कमफ्लेक्स है। ठीक है, सर्कमफ्लेक्स लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होती है। ठीक है जी। ओके। हाँ, और ये आपने याद रखना है, MI के सिम्टम्स चेस्ट पेन, स्वेटिंग, नोजिया, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन,
पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म और बैक और शोल्डर और जॉ, difficulty in breathing, these can be the symptoms of MI. पहले दिन क्या होगा 0 to 24 आवर्स में आर्टरी एक्लूड हुई, ग्रॉसली हमें क्या नजर आएगा, डार्क मॉटलिंग का मतलब है कि डार्कनिंग हो जाएगी मायोकार्डियल टिश्यू की, ठीक है। ग्रॉसली लाइट माइक्रोस्कोपी पे जो हमें नजर आएगा वो हमें नजर आएगा अर्ली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कौन सा? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, अर्ली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा इसमें, ठीक है जी। प्लस पहले दिन रीपरफ्यूजन इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रीपरफ्यूजन इंजरी के चांसेस, ठीक है। अगर एमआई हुआ है वो जो भी है, उसके बाद जो है वो ब्लड की सप्लाई दोबारा हो गई है, मतलब कंटिन्यू हो गई है, दोबारा बहाल हो गई है, रिस्टोर हो गई है, तो उससे रीपरफ्यूजन इंजरी के चांसेस होंगे। जो डैमेज्ड टिश्यू है ना, जो डैमेज टिश्यू को ब्लड सप्लाई पहुंचेगी ना, तो उसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स जो है ना वो फिर पूरे ब्लड में फैल जाएंगे, ठीक है जी। प्लस एक तो फ्री रेडिकल होते हैं, और उन डैमेज्ड जो टिश्यूज है ना, इसमें याद होगा कैल्सिक्वेस्ट्रिन प्रोटीन होती है जो कि कैल्शियम को स्टोर करके रखती है, तो उन डेड टिश्यूज में कैल्शियम भी स्टोर्ड है और रेडिकल्स भी हैं। तो अगर रीपरफ्यूजन होगी ना जब इस तरह के टिश्यूज की, तो कैल्शियम और फ्री रेडिकल्स दोनों ने काम चुक देना, ठीक है जी। इससे होगा क्या? हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होगी और फ्री रेडिकल इंजरी होगी, ठीक है। तो पहले दिन एक तो मैंने बताया कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, दूसरा मैंने बताया रीपरफ्यूजन इंजरी होती है, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस में मतलब ये हार्ट फेलियर हो सकता है पहले दिन हो जाए और उसकी वजह से शॉक हो जाए, लेकिन ये मोस्टली कुछ टाइम लेता है, हार्ट फेलियर भी और शॉक भी। जो मोस्ट कॉमनली चीज़ें होती हैं हो सकती हैं पहले दिन, जिसे हम सडन कार्डिक डेथ पढ़ के आए हैं, वो वेंट्रिकुलर एरिथमिया है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, ठीक है। तो पहले दिन क्या क्या होगा बच्चों? सर फाइबर कोआगुलेटिव होंगी एंड अर्ली कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा विद इन 4 to 20। से रेपरफ्यूजन इंजरी हो सकती है और पहले दिन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो सकती है। वेरी गुड। अच्छा, आगे डे 1 to डे 3 के क्या मनाजर हैं? वो ये सर है। इसका ना एक निमोनिक हाँ बताओ अभी मेरे जहन में आया, निमोनिक मेरे जहन में आया तो मैंने कहा बता देता हूँ। लिख लो सारे। तो ये जैसे सर रीपरफ्यूजन इंजरी है ना, इसका निमोनिक है कार, CAR। तो CA से कैल्शियम और R से फ्री रेडिकल्स। ठीक है, बेहतरीन, ठीक है जी सर। ठीक है। अच्छा जी, गुड हो गया। आगे है जी 1 to 3 डेज, 3 दिन के अंदर अंदर जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस पहले दिन शुरू हुई थी वो अगले 3 दिन एक्सटेंड करेगी, ठीक है। उसके बाद एक्यूट इन्फ्लेमेशन, आपको पता है न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, इन्फ्लेमेशन होगी, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, ठीक है। और फिब्रीनियस पेरिकार्डाइटिस होगा, ठीक है जी। इन न्यूट्रोफिल्स की वजह से फिब्रीनियस पेरिकार्डाइटिस होगा। 3 to 14 डेज, ठीक है जी। पहले न्यूट्रोफिल्स आए थे, छोटे इन्फ्लेमेटरी हैं, फिर उसके बाद उनके अब्बू आ गए हैं मैक्रोफेजिस, ठीक है। मैक्रोफेजिस आ गए हैं अगले दिन, उन्होंने ग्रेनुलेशन टिश्यू बना लेना है, ठीक है जी। अब होगा क्या? इसकी कॉम्प्लिकेशन भी होंगी। जब ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा तो कॉम्प्लिकेशन होंगी, ठीक है जी। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? 3 से 14 दिनों में, ठीक है, यानी कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर 3 to 14 डेज में फ्री वेंट्रिकुलर वॉल रप्चर, ठीक है, वेंट्रिकल वॉल रप्चर होगी। और जब भी वॉल रप्चर होगी तो हार्ट फेलियर, कार्डिक टेम्पोनार्ड, प्लस जो पेपिलरी मसल है उसका रप्चर। जो बेसिकली ग्रेनुलेशन टिश्यू सख्त होता है और हार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है, तो वो रप्चर करना शुरू कर देते हैं। वॉल भी रप्चर होती है, मसल भी रप्चर होते हैं। जब पेपिलरी मसल रप्चर होंगे तो रिगर्ज होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद सेप्टम जो हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो हैं, इंटरएट्रियल सेप्टम जो हैं, वो रप्चर होंगे, ठीक है। अगर तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम रप्चर हो गया है तो कौन सा शंट बनेगा?
VSD। वेरी गुड। VSD की वजह से कौन सा शंट बनेगा? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। क्यों लेफ्ट टू राइट क्यों बनेगा? क्यों प्रेशर ज्यादा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो प्रेशर है वो ज्यादा है। वेरी गुड, ठीक है जी। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन उसमें लेफ्ट टू राइट बनता है पहले। और अगर वो लेफ्ट टू राइट इतना होता जाए और राइट पे इतना प्रेशर आ जाए कि राइट का प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं हम? आइजनवेंगर सिंड्रोम। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है जी। उसके बाद है जी के लेफ्ट वेंट्रिकुलर सूडो एनोरिज्म्स भी बन सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद 2 वीक्स से मंथ्स, सेवरल मंथ्स, इसमें स्कार की कंप्लीशन हो जाती है। ग्रेनुलेशन टिश्यू बना था, अब स्कार की कंप्लीशन हो गई है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हार्ट फेलियर जो मैंने आपको बताया था, ये मोस्टली लेटर स्टेजेस में आता है, वो भी हो सकता है, ठीक है जी। और जब ग्रेनुलेशन टिश्यू आया था तो सूडो एनोरिज्म बने थे। जब स्कार कंप्लीट हो गया तो ट्रू एनोरिज्म बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक पेरिकार्डाइटिस है, उसका नाम है ड्रेसलर सिंड्रोम, वो कब होगा? 14 डेज के बाद। ठीक है, वेरी गुड, वो 14 डेज के बाद होगा। और पहले 3 दिन में कौन सा पेरिकार्डाइटिस होगा? Fibrinous pericarditis. वेरी गुड, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। वेरी गुड। अच्छा जी, ये आगे जो ये पेज आपको नजर आ रहा है, इसमें से 2 MCQs लिख लें आप, कंफर्म आने हैं, ठीक है, इस एक पेज में से। अच्छा, ये है क्या? इसमें एक तो डायग्नोसिस ऑफ MI लिखा हुआ है, उसमें मार्कर्स बताएगा कौन सा कब रेज होगा, और एक ECG की लोकलाइजेशन है स्टेमी की, कि कौन सी आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, हमें पता क्या चलेगा, वो याद करनी है। और अभी आपको मैं सुनूंगा सबसे पहले जी डायग्नोसिस ऑफ MI हमें सबको पता है। अच्छा, किसी को याद हो या किसी ने पहले रफी पढ़ी हो या कोई, उसमें उसने बड़ा अच्छा समराइज करके लिखा हुआ है। सबसे पहले MI में क्या रेज होता है? मायोग्लोबिन। कितने आवर्स के अंदर? मायोग्लोबिन 2 hours। वेरी Within गुड, 2 hours. ये लड़का पढ़ के आया, शाबाश। फर्स्ट 2 आवर्स में सबसे पहले मायोग्लोबिन। उसके बाद फर्स्ट 6 आवर्स की बात करें तो ट्रोप आई विच इज गोल्ड स्टैंडर्ड। 2 MCQs हैं इसमें। व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड? व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड एंजाइम और व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन? व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन Trop ECG sir, या एंजाइम ट्रॉप है। फर्स्ट ECG और फर्स्ट जो ट्रॉप है वो ECG है। एक्सीलेंट, और दूसरा ECG ट्रॉप है। एक्सीलेंट, ठीक है दूसरा जी। ट्रॉप है। हाँ, और फिर ट्रोपाई और ट्रोपी। ट्रोपाई जो है वो यहाँ पे तो लिखा है स्पेसिफिक है, लेकिन ट्रोपाई जो है वो सेंसिटिव है, और जो स्पेसिफिक है वो ट्रोपटी है। ठीक है, ट्रॉप टी एन स्टेमी के लिए स्पेसिफिक है, ट्रॉप आई सेंसिटिव है, ट्रॉप आई दोनों के लिए स्पेसिफिक है। यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। ट्रॉप टी जो है ना, ट्रॉप टी वो एन स्टेमी के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, लेकिन जो ट्रॉप आई है वो दोनों के लिए स्पेसिफिक है। अच्छा, इसमें ये है जी के आफ्टर 2 आवर्स मायोग्लोबिन, आफ्टर 4 आवर्स ट्रॉप आई, ठीक है, और वो 7 से 10 दिन इंक्रीज रहता है। तीसरा एंजाइम है CKMB। CKMB ने थोड़ी देर के लिए राइज होना है, 6 से 12 घंटे के लिए, ठीक है। ये 6 से 12 घंटे के बाद होगा, और 24 घंटे तक पीक करके, एक दिन के अंदर अंदर ये पीक करके नीचे आ जाता है, ठीक है। CKMB एक दिन के अंदर अंदर पीक करके नीचे आ जाता है, 6 से 12 घंटे के बाद राइज होना शुरू होता है। इसलिए ये री इन्फॉक्शन को, CKMB जो है ना, री इन्फॉक्शन को सिग्निफाई करेगा, ठीक है जी। और ये इतना स्पेसिफिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्केलेटल मसल से भी हो सकता आ रहा हो, ठीक है।
अब मुझे ये याद हो गई है कि कंफ्यूजन रह गई है कोई? हो गया सर। सर ये री सर जब इन्फेक्शन री वाला इन्फेक्शन में होगा ये तब 48 आवर्स के बाद नॉर्मल लेवल पे जाएगा, और जब वैसे फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट होगा तो 24 आवर में नॉर्मल लेवल पे जाएगा। बिल्कुल, री इन्फॉक्शन में देखो, मैं फर्स्ट टाइम इन्फॉक्शन में 1 दिन के अंदर अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर हम री इन्फॉक्शन की बात करें तो बिल्कुल इट विल रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर 48 आवर्स। ठीक है जी, ठीक है जी। सर आपने कहा था गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रोपोनिन आई है, ना और ना एक ना और ना भी ना आपने ना, शेयर गोल्ड प्रोटीन या स्टैंडर्ड, फिर सिलिमेटिक। गोल्ड स्टैंडर्ड ईसीजी है और एंजाइम्स में ड्रॉप आई है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अगला है जी लोकल। अच्छा, ये ना इसमें ईसीजी चेंजेस एमआई में ईसीजी चेंजेस। सर हाँ, सर ये ट्रॉप आई आपने बताया है फॉर नॉन स्टेमी एंड स्टेमी गोल्ड स्टैंडर्ड है, जबकि ट्रॉप टी जो है वो नॉन स्टेमी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, यूं ही है ना सर? ऐसे ही है, स्पेसिफिक है, गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं कहना, स्पेसिफिक कहना। अच्छा सर हाँ, सर ये री इन्फेक्शन का मतलब है कि पहले 24 आवर्स तक अगर डिसअपियर हो गया तो मतलब ये पहले हुआ था, अगर 48 आवर्स तक भी अपीयर रहेगा तो इट मींस कि ये दोबारा से इन्फेक्शन हुआ है, तभी ये रेज हुआ है, यही यही तो मतलब है। हाँ, ऐसे ही जी है, जी। क्योंकि अगर एक ही बार होता फिर तो 48 आवर्स तक ना होता, फिर तो 24 आवर के अंदर अंदर जो है वो सर पीक अगर करके। ये सही है ट्रोपाई सर। जो है, सर हाँ ट्रोपाई जो है वो हमारे पास रेज होता है फर्स्ट डे से 7-8 डेज तक। हाँ, इसमें हमें क्यों का पता नहीं चलता, अगर हम CKM भी करते हैं और वो रेज्ड है तो इसका मतलब है कि री री इन्फॉक्शन हो रहा है। इन्फॉक्शन है। यस यस यस। सर ड्रेसलर सिंड्रोम जो होता है वो भी तो री इन्फेक्शन ही होता है ना वापस से? नहीं जी, ड्रेसलर सिंड्रोम री इन्फॉक्शन नहीं होता। ड्रेसलर सिंड्रोम इज एन ऑटोम्यून डिजीज। इट इज एन ऑटोम्यून डिजीज जहाँ ऑटोम्यून पेरिकार्डाइटिस है ये। ठीक है जी, ये री इन्फॉक्शन नहीं है, ऑटोम्यून पेरिकार्डाइटिस है। ठीक है। शुक्रिया सर। अच्छा, ईसीजी चेंजेस क्या होंगी यार इसमें? वो ये है जी कि एसटी एलिवेशन में, एसटी जो है स्टेमी में एसटी एलिवेशन आ रही होंगी। एसटी एलिवेशन का मतलब है कि ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट है। ठीक है। एसटी डिप्रेशन का मतलब क्या है? सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट है। एसटी डिप्रेशन सब जिसमें एंडोकार्डियल स्टेमी इन्फार्क्ट, नॉन एंड स्टेमी। स्टेमी और स्टेमी। ठीक है। अच्छा, और ईसीजी की चेंजेस में एक होता है हाइपर एक्यूट टी वेव्स, पीक टी वेव्स, वो भी हो सकती हैं एमआई में। हाइपर एक्यूट टी वेव्स सीकेडी में भी, क्रोनिक किडनी डिजीज में भी आ जाती हैं। ठीक है जी। लेकिन जो हम मोस्टली जो क्लिनिकल सेटिंग्स में देखते हैं वो ज़्यादा रिलेट हम कर सकते हैं टी वेव इन्वर्जन्स से। ठीक है, प्लस पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स जो हमने पढ़ी हैं उससे। ठीक है जी। सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दें, हाइपर एक्यूट वाला। हाइपर एक्यूट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन क्रोनिक किडनी डिजीज, लेकिन हाइपर एक्यूट टी वेव्स जो है ना वो एमआई के बाद भी मिल सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हम है ना वो टी वेव इन्वर्जन्स देखते हैं क्लिनिकल सेटिंग में, टी वेव इन्वर्जन्स। अच्छा, इसको पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स है वो भी मिलेंगी, मिल सकती हैं ईसीजी के चेंजेस में। ठीक है। एक होता है पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। ठीक है, व्हाट इज पुअर आर वेव प्रोग्रेशन? जो एंटीरियर लीड्स हैं V1 से V6 उसमें आर वेव नॉर्मली क्या होता है? ठीक है, नॉर्मली जो आर वेव की जो लेंथ है वो कम हो रही है, उसमें कम हो रही होती है। ठीक है, लेकिन पुअर आर वेव प्रोग्रेशन में वो उस तरह से बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रही होती। तो बस आपने ये याद रखना है कि ये भी एमआई में हो सकता है पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। अच्छा, काम की बात इसमें जो पार्ट 1 के हवाले से है वो ये है कि एंजाइम्स कौन से कब रेज्ड होते हैं, CKMB फॉर री इन्फॉक्शन, ईसीजी में चेंजेस कौन कौन सी हैं। ठीक है। अच्छा जी, ईसीजी लोकलाइजेशन ऑफ स्टेमी, इसमें आपने आर्टरीज याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ब्रॉडली बात करूंगा एंटीरियर, इंफीरियर और लेटरल। ठीक है, एंटीरियर स्टेमी, पोस्टीरियर स्टेमी, लेटरल स्टेमी और इंफीरियर स्टेमी, 4 बड़े हैं ये। उसके बाद वो देखेंगे सेप्टल जो।
एंटीरियर वॉल एमआई में कौन कौन सी लीड्स होंगी इन्वॉल्व? V1 to V6। वेरी गुड। हम उसको डिवाइड करते हैं तीन चीज, एंटीरोसेप्टल, एंटीरो एपिकल और एंटीरोलेटरल। ठीक है, एंटीरोसेप्टल V1 ते V2, एंटीरो एपिकल V3 V4 और एंटीरोलेटरल V5 V6। एंटीरियर V1 से V6 एंटीरोसेप्टल किसमें में क्या कौन सी लीड्स हैं? V1 V1 V2 एंटीरो एपिकल में V3 V4 V4 और एंटीरोलेटरल में V5 V5 V6 V5 and V6 क्योंकि जो लेटरल एमआई है ना उसकी जो लीड्स हैं वो हैं 1 AVL V5 V6। तो अगर तो सिर्फ V5 और V6 में एलिवेशन आ रही है तो वो तो लेटरली भी इन्वॉल्व कर रहा है और एंटीरियर को भी इन्वॉल्व कर रहा है। यस सर। समझ आ गई? अब लेटरल एमआई की जो लीड्स हैं वो हैं 1 AVL V5 V6। ठीक है जी। अच्छा, आगे इंफीरियर एमआई की जो हैं वो हैं 2 3 AVF, F इंफीरियर। इस तरह याद रखना है आपने। यस सर। अच्छा, जो पोस्टीरियर एमआई है ना, पोस्टीरियर एमआई, ठीक है, उसमें हमने पोस्टीरियर लीड्स निकालनी होती हैं। पोस्टीरियर लीड्स V6 तक तो एंटीरियर लीड्स होती हैं ना। जो पोस्टीरियर लीड्स होती हैं ना वो सामने वाली 3 लीड्स हम पोस्टीरियर ऑफ द पोस्टीरियर शोल्डर पे लगा, पोस्टीरियर चेस्ट पे लगा देते हैं। ठीक है, 7 to 9 उस और उन्हें नाम देते हैं V7 to V9। ठीक है, और उसमें एलिवेशन हमें नजर आती हैं पोस्टीरियर लीड्स में, प्लस V1 to V3 में एसटी डिप्रेशन भी नजर आ सकती हैं। तो कौन, मैं पूछूंगा मुझे बताते जाना आपने। एंटीरियर वॉल एमआई लीड्स V1 and V1 to V6 anteroseptal V1 V1 V2 to यार सिर्फ V6 तक एंटीरियर वॉल इंटीरियर एमआई का बताओ, सिर्फ एंटीरियर वॉल एमआई। V1 to V सर इंटीरियर वॉल है ना तो V1 to V6। ठीक है, एंटीरोसेप्टल V1 V2 V1 V2 V1 V2 ठीक है। आर्टरी इन्वॉल्व एंटीरियर एमआई में कौन सी है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एलएडी। एंटीरो एपिकल में कौन सी है लीड्स यार, जल्दी जल्दी बताओ। एंटीरो एपिकल V3 V4 V5 V6 सर। बेटा, एंटीरो एपिकल में बताओ। V3 V4 सर और एंटीरो लेटरल V5 V5 एक्सीलेंट। और एंटीरो लेटरल की क्या इंटरेस्टिंग बात है, कौन कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व हो सकती हैं? एक के दोनों भी हो सकती हैं। लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट दोनों भी हो सकते हैं। वेरी गुड। अगला है लेटरल एमआई। लेटरल एमआई की कौन सी हैं? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है और V1 और AVL, V1 and AVL। 1 और AVL, V5 V6 भी। वेरी गुड। इंफीरियर की आर्टरी कौन सी है राइट कोरोनरी और इसकी लीड्स कौन सी हैं? AVF 2 3 2 3 AVF वेरी गुड। पोस्टीरियर की आर्टरी V7 to V9 पोस्टीरियर की आर्टरी V7 to V9 है। पोस्टीरियर की आर्टरी का नाम क्या है? यस। और इसकी जो पोस्टीरियर लीड्स हैं वो कौन सी होती हैं? V7 V7 to V9 इसमें एलिवेशन मिलेगी, और V1 to V3 में हमें एस्ट डिप्रेशन भी मिल सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर बताओ। ये पार्ट 1 के एमसीक्यू में मैंने एक देखा था, उसमें एंटीरियो लेटरल में ये दोनों ऑप्शंस थे, लैड और LCX। तो फिर इसमें हमने कौन सा पिक करना होगा? लैड पिक करना है। अच्छा यार, आपको किम का पता है? किम फाइल्स जो हैं,
एसके किम सर सर। एसके के फ्यूजन नोड्स हैं। जो किम फाइल्स हैं, किम की फाइल्स हैं, उनका पता है ना? जी सर पता है। तो वो ना मैं करके गया था वहां पे, जो जहान के सारे अ, जो एम्बिगुअस एमसीक्यूज है ना, वो उसने दिए हुए हैं, वो आप लाजमी करके जाना। ये आपको मैं टिप दे रहा हूँ, कौन सी फाइल सर? ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, किम फाइल्स लाजमी करके जाना। किम फाइल्स में ऐसे एमसीक्यूज कंफ्यूजिंग होते हैं, वो आते भी हैं, वो बहुत आए थे मेरी दफा। ठीक है, जी सर ठीक। अच्छा अगला। सर क्या आपने पता नहीं कितना पहले दिया, अब तो पैटर्न चेंज हो गया है ना सीपीएसपी का। क्या पैटर्न चेंज हुआ होगा? मैंने हाँ पहले तो दिया है, 3 साल हो गए हैं, लेकिन ये है कि क्वेश्चन बैंक ही चेंज हुआ होगा थोड़ा सा। क्वेश्चन बैंक उन्होंने कहाँ से बना देना, उनके पास इतना टाइम तो है नहीं। ये ना सोचे कि नए सर वो तो नए इतने एमसीक्यूज सारे बने हैं हैं। कंट्रोवर्शियल। क्या सर वो कंट्रोवर्शियल तो बहुत सारे हैं, उसमें तो बहुत बहुत ज्यादा वो हैं। सारे किम में दिए हुए हैं जो आने वाले हैं? वो ऐसे समझे जैसे मैं 75-80% फाइल कर गया था, फिर भी हो गए थे, तो वो अच्छी फाइल है। बस बस इंशाल्लाह सर अब हम करके जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये हम कर लेते हैं। इसमें करने वाले 2 टॉपिक हैं जो कि हमारे पार्ट 1 के वाले से, अगर हम एक एक करने बैठ गए तो जो आना भी नहीं है उसको करने का फायदा नहीं है। ठीक है, इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सारे सारे एसवीटी भी है इसमें इंपॉर्टेंट, एट्रियल फ्लटर भी है। चलो देख लेते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। व्हाट इज एट्रियल फिब्रिलेशन? हाँ सर ये जो इस्केमिक हार्ट डिजीज मैनिफेस्टेशन, सर ये वाला हमने पैराग्राफ पढ़ा था, नहीं पढ़ा? कौन सी स्कीम कर दी मैंने? पढ़ा था सर ना। ये आपने छुड़वाया और है, नहीं मुझे मैंने, मिस हो गया है। यार ये सबसे पहले स्टेबल और प्रिंस मेडल और अनस्टेबल के बारे में मैंने जो बताया वो यही मैंने पढ़ाया है। ये वाला नहीं सर, ये वाला कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। ये भी पढ़ाया है मैंने। आप जी कहाँ थी? ओके ओके। पढ़ा लिया है मैंने। सर सब क्लेवियन स्टील। अच्छा सर फिर मेरा मिस हो गया होगा। हाँ ये सर ये रिकॉर्ड मायोकार्डियल हो रहा है, हाइपोनीसी लेक्चर पढ़ा लिया रिकॉर्ड है? हो रहा है, ये जहाँ से मिस हो गया सुन लेना। सर रिकॉर्डिंग चलें, होती सही है, है मिलती सर। तो है नहीं रिकॉर्डिंग। रात में भी डॉक्टर हमजा का लेक्चर बोला रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, ये मिल जाएगा आपको। अच्छा, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है यार? इतना अच्छा सवाल पूछा, क्या कहाँ ले गए? व्हाट इज एफिब? इरेगुलरली इरेगुलर होता है इरेगुलरली इसलिए। इरेगुलर। ठीक है, गुड। और ईसीजी में कैसे हमें नजर आएगा? नो डिस्क्रीट पी वेव्स होंगी। वेरी गुड, ये एक एक इसका क्राइटेरिया है। दूसरा सर जो इरेगुलर में आर इंटरवल है, वो जो आर इंटरवल है वो डिफरेंट होगा, डिस्टेंस टाइमिंग होगी, कोई नैरो होगी, कोई जो है उसकी टाइमिंग लेस देन तो सर 120 मिलीसेकंड। रिदम डिस्टर्ब होगी। वेरी गुड। 2 चीजें याद रखनी है यार एट्रियल फिब्रिलेशन के वाले से। एक चीज तो ये है कि पी वेव एब्सेंट है, दूसरी चीज ये है कि आर आर इंटरवल जो है ना वो इरेगुलर आर आर इंटरवल है। ठीक है जी, इसके रिस्क फैक्टर्स में हाइपरटेंशन, क्रोनिक आर्टरी डिजीज, एमआई, ठीक है, पोस्ट एमआई, ठीक है। और एट्रियल फिब्रिलेशन कैन लीड टू थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट। पर्टिकुलर एम्बोलिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट जो एफिब करा सकता है? स्ट्रोक है। ठीक है, इसलिए एफिब में हम चैड वैक्स स्कोर निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा फाइनल ईयर में चैड वैक्स स्कोर। यस सर। ठीक है, वो चैड यस वैक्स सर। स्कोर अगर वो स्कोर ये बताता है कि हमने एंटी कोगुलेशन देनी है कि नहीं देनी। एंटी कोगुलेशन देने का फायदा, मॉर्टेलिटी हाँ मॉर्टेलिटी के बारे में बताता है। जितना 10% फॉर एग्जांपल चैडवास्क स्कोर होगा तो ओए 10% रिस्क होगा ना इन द ना ना, 10 इयर्स। अच्छा ब्रदर, ऐसा नहीं है। चैड वैक्स स्कोर जो है वो एंटी कोगुलेशन देनी है कि नहीं देनी वो बताता है। मोर्टेलिटी के बारे में चैड वैक्स नहीं बताता। ये आप पढ़ो दोबारा। ठीक है, जो चैड वैक्स ठीक है स्कोर सर। है, इट ये हमें बताता है हमने हेपरिन, वारफरिन या
जो एपिक्साबैन, रिवारोक्साबैन, जो डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं वो देने हैं कि नहीं देने, क्योंकि वो स्ट्रोक से बचाते हैं। तो एफिब की कॉम्प्लिकेशन स्ट्रोक याद रखनी है आपने, ठीक है। एफिब की मैनेजमेंट में सर हमने, हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने अभी बोला कि इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, और वही सर हम क्लिनिकल सेटिंग्स में देखते थे कि ये स्ट्रोक कॉज करता है। स्ट्रोक में हम लोग जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है। ये नहीं है, कोई स्पेसिफिक आर्टरी तो नहीं है, कहीं भी स्ट्रोक देखो ना, अगर ये थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट है तो उसने पूछ के तो नहीं जाना हमसे कि मैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में चली जाऊं, वो तो कहीं भी जा सकती है। तो ये कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, इट कैन लॉज टू एनी आर्टरी। मैनेजमेंट क्या है एट्रियल फिब्रिलेशन की? रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल, ठीक है, दो चीज, रेट और रिदम कंट्रोल। रेट कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देके। रिदम कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्ट करके, केमिकल कार्डियोवर्ट करके। केमिकल कार्डियोवर्जन किससे होती है? अमायोडारोन से। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? जहां से फ्रीकेनामाइड। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्रोकेनामेट दे सकते हैं, लेकिन ये है कि अमायोडारोन फर्स्ट, वही यही चलती है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है कि जहां से एबनॉर्मल पल्सेशन निकल रही है ना पल्मोनरी वेन ऑस्टियम से, उसको अबलेट कर दें, ठीक है। और एंड वाली लाइन क्या लिखी हुई है, सारे पढ़ो। Consider anticoagulation based on stroke risk. बता दिया मैंने, Consider anticoagulation based on stroke risk. एंटीकोagulation। बता दिया मैंने, चैड वेस्ट स्कोर में से। यस सर ये ये केमिकल एंटीकोagulation कार्डियोवर्जन देंगे। में कौन सी एमाइडोरन बताया आपने? अमायोडारोन कॉर्ड्रोन के नाम से आती है हॉस्पिटल्स में। अच्छा जी, सर ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ये कौन सी है? हेलो यार, अजान हो रही यस है, सर, एक ये मिनट, सब अजान का वक्फा 2 अमाइडोरन। मिनट ले लें। ओके सर।
हेलो। Yes, sir. अच्छा जी, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फ्लटर्स, एट्रियल फ्लटर जो है वो बेसिकली इसमें सर ये हमने छोड़ा है मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एट्रियल फ्लटर इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सर ये चेडविक स्कोर जो है ये दोनों के लिए है, रिस्क के लिए भी है और एंटीकोगुलेंट्स के लिए भी है। जाहिर सी बात है, जब स्कोर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है रिस्क तो ज़्यादा ही होना है, लेकिन प्राइमरीली एंटी कोगुलेशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं मेरी जान। ठीक है, यहाँ पे हॉस्पिटल में हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है, अगर स्कोर ज़्यादा होना है तो सिविरिटी तो है ना। अच्छा, एट्रियल फ्लटर जो है इट इज़, हम इसे कैसे, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो सा टूथ पैटर्न नज़र आएगा आपको, ठीक है जी, आइडेंटिकल कंसेक्यूटिव वेव्स जैसे ये नज़र आ रही हैं आपको, एक जैसी, और सॉ टूथ पैटर्न है, पी वेव्स का भी सॉ टूथ का पैटर्न है। ठीक है जी, और ये होता क्यों है? री एंट्रेंट सर्किट की वजह से। ठीक है जी, और ये एट्रियल फ्लटर का मोस्टली कहाँ से री एंट्रेंट सर्किट की एबनॉर्मल इम्पल्सेस कहाँ से निकलती हैं? राइट एट्रियम से, ABC राइट एट्रियम से। ठीक है जी, इसको हम ट्रीट कर सर इसमें पी वेव की रेशो जो है आर वेव के साथ 4:1। हाँ, ये 4:1 सॉ टूथ पैटर्न है, 5:1 भी हो सकता है। और आर इंटरवल जो है वो इक्वल है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात आपने, ठीक है। ये 2:1 भी होता है, 3:1 भी होता है और 4:1। हाँ, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो फिर तो आर इंटरवल सेम नहीं होगा सारे। देखो मेरी बात सुनो, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन में बस यही फ़र्क है कि फ्लटर में सॉ टूथ पैटर्न आता है, ट्रीटमेंट भी सेम है, आर इंटरवल भी जो है ना, ये आर इंटरवल डिफरेंट हो जाएगा। अगर 4:1 की जगह 3:1 आ जाएगा। यहाँ पर रेगुलर सर, हाँ, ये रेगुलर है, इधर रेगुलर है, वहाँ पर एट्रियल फिब्रिलेशन में वो इर्रेगुलर था। एट्रियल फिब्रिलेशन में रेगुलर है। ठीक है जी, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, आर इंटरवल इरेगुलर होता ही सिर्फ एट्रियल फिब्रिलेशन में है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, फ्लटर का मतलब सॉ टूथ पैटर्न है, फ्लटर में रेट 250 से ज़्यादा होगा, फिब्रिलेशन में रेट कितना, 150 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, फ्लटर में रेट हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसमें जो री एंट्रेंट सर्किट है वो राइट एट्रियम से निकल रहा है। ट्रीटमेंट इज जस्ट लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन, और कैथेटर एब्लेशन जो है वो जैसे उसमें करते हैं वैसे इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी, एसवीटी होता है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, प्रोक्सिमल एसवीटी। ठीक है जी, ये इट इज ड्यू टू री एंट्रेंट ट्रैक्ट, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होता है, री एंट्रेंट ट्रैक्ट। ठीक है जी, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान री एंट्रेंट ट्रैक बन जाता है और इम्पल्सेस वहीं फिरती रहती हैं, वहीं घूमती रहती हैं, मोस्ट कॉमनली एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, जो नोड्स एट्रिया और वेंट्रिकल की आपस में कम्युनिकेशन करा रहा है उसमें एक री एंट्रेंट सर्किट बन जाता है, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया जितना हार्ट को बीट करना चाहिए उससे ज़्यादा करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, इसमें रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी, और लाइट हेडेडनेस, ड्राउजीनेस, पसीना आना शुरू हो जाता है। और इसमें हम सबसे पहले एसवीटी में क्या करते हैं जी, वैगल मैनूवर करते हैं, जो कैरोटिड आर्टरी मसाज करते हैं, कैरोटिड आर्टरी मसाज। ठीक है, वाल्सेल्वा मैनूवर, पता है जी वाल्सेल्वा मैनूवर का? जी सर, पता है। जी सर।
सर जो नोट को होल्ड करके हम एक डीप सांस लेते हैं ताकि वो जब हमारा भी पूरा आपको एयर जो पेशेंट को लगे कि इसको एसवीटी चल रहा है, लेग्स भी एलिवेट करते हैं, वेरी लेग्स भी गुड, एलिवेट करते हैं। वेरी गुड। ये आपने मैनेज किया कभी खुद? सर पीड्स कैसे? में तो मैं पीडियाट्रिशियन हूँ तो मैंने तो नहीं उसमें किया, लेकिन अडल्ट में देखा है। हाँ, मैंने ये किया है। लेग जब रेज करते हैं ना 5 मिनट, उससे उनका वीनस रिटर्न जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से एसवीटी जो है ना वो सेटल हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और वेगल स्टिमुलेशन भी ज्यादा हो जाती है इससे। अच्छा, उसके बाद है जी एडिनोसिन देना है हमने, आईवी एडिनोसिन। एडिनोसिन की हाफ लाइफ सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट देते हैं और डायरेक्ट इसको ब्रेकियल आर्टरी में देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सर ये हाँ, वेगल मेन्यूअर्स वाला रिपीट कर दें। वेगल मैनूवर्स वो हैं जो वेगस नर्व की स्टिमुलेशन बढ़ाएंगे। जैसे कैरोटिड आर्टरी मसाज है, वहाँ पे बायोरिसेप्टर्स होते हैं, तो ये अगर हम इसको मसाज करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन या वेगल स्टिमुलेशन बढ़ जाती है। इसी तरह जो वाल्सेल्वा मैनूवर है उससे भी बढ़ जाती है, और जो लेग रेजिंग मैनूवर है उससे भी बढ़ जाती है, ठीक है। ये वेगल मैनूवर्स हैं। और आईवी हमने पहले एडिनोसिन देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, ये तो सारी चीज़ होगी ना कि हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो हम या उसके साथ खेल रहे हैं, शुगल कर रहे हैं कि जी भाई नाक बंद करके हवा भरो, उसके जाके गर्दन को मसाज करना शुरू कर दें। अगर तो पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, सीधा इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, डीसी डायरेक्ट करंट कार्डियोवर्जन, ठीक है जी। अच्छा, डेफिनेटिव ट्रीट। अच्छा एक एक्सक्यूज मी हाँ हाँ, सर, आपने वेगल मैनूवर्स का बताया था, कैरोटिड आर्टरी मसाज और लेग एलिवेट करना। काइंडली सर तीसरा एक आपने बताया था या था भी कि नहीं? वेल्सेल्वा वेल्सेल्वा मैनूवर। आईवी वेल्सेल्वा एडिनोसिन। वेल्सेल्वा मैनूवर। ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, आगे है जी के डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है इसकी री एंट्रेंट ट्रैक्ट की एब्लेशन कर दें। अच्छा, एक है हमारे पास नेक्स्ट है, ये आखिरी है टॉपिक के, और पढ़ना है अभी? पढ़ लेते हैं सर। सर थोड़ा ब्रेक बस कर सर दें फिर बस बढ़ा दें। नहीं सर बस। सर नमाज टाइम। बस सर नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये WBW पढ़ते हैं सर बस मैं माफ लास्ट। करा दूँ। जी सर। और एक डॉक्टर साहब ने कहा है पढ़ना है, तो क्या करूं फिर बताएं? सर सर खैर क्या है, आप छोड़ दे लास्ट बस। टॉपिक करा नहीं दें, सर आज का नमाज दिन निकल काफी है, रही है। स्टडी चलो भी करनी लास्ट है। टॉपिक सर है ये उनको कल करवा WBW, दीजिएगा। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। इसमें आपने सिर्फ एक बात याद जो पार्ट 1 के हवाले से है, वो ये है कि इसमें डेल्टा वेव्स का जिक्र होगा, डेल्टा वेव्स बनेंगी। डेल्टा वेव्स क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि WBW प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली ये है, ठीक है, जिसमें फास्ट पाथवेज बनते हैं, फास्ट एक्सेसरी पाथवेज बनते हैं, ठीक है, जो एट्रिया टू वेंट्रिकल जाते हैं, ठीक है जी। और जो एवी नोड से भी ज़्यादा जिनका रेट होता है, ठीक है जी। और वेंट्रिकल्स क्या होगा, वेंट्रिकल्स पूरे तरीके से डीपोलराइज नहीं होंगे, यानी पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, अगली इम्पल्स आ जाएगी, ठीक है, उसकी वजह से वो पार्शियली डीपोलराइज होंगे, ठीक है जी। और इससे होगा क्या, QRS कॉम्प्लेक्स एक तो वाइडन हो जाएगा, ओके, ठीक है, और डेल्टा वेव आएगी, बस आपने याद रखना है, ठीक है जी। और इसमें हम देते हैं WBW में इंटरवल भी शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट एंड पीआर इंटरवल। PR इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। PR 3 चीज़ें हैं इसमें, डेल्टा वेव आएगी, PR इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा, QRS कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा, ठीक है, और प्रोकेनामाइड इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। WBW कोई मुझे करे रिपीट, फिर मैं जाऊँ। सर ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम है, जिसमें एबनॉर्मल एसेसरी एक जो ट्रैक होता है कंडक्शन पाथवे वो स्टार्ट हो जाता है इन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स में, जो के पास होता है बंडल ऑफ किन से, जिसमें सर बाईपास कर जाता है जो स्लो एवी नोड का जो ट्रैक होता है ना, उसको एवी नोड बाईपास कर जाता है इसमें।
सर इसमें फिर जो वेंट्रिकल्स हो जाते हैं वो पार्शियली डिपोलराइज हो जाते हैं एंड इसमें जो है वो डायग्नोसिस कैसे होगा ईसीजी में वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा और डेल्टा वेज अपीयर हो जाएंगी एंड सर शॉर्ट एंड पीआर इंटरवल होगा क्योंकि वो एबनॉर्मल जो ट्रैक बनता है ना प्री एक्साइटेशन जल्दी हो जाती है तो फिर शॉर्ट एंड पीआर इंटरवल हो जाता है वेरी गुड। एंड सर फिर उसके बाद जो है वो री एंट्री सर्किट इनटू द सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो ये जाती है एसवीटी में भी कन्वर्ट हो सकता है डब्ल्यूबीडब्ल्यू, ठीक है जी। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसकी? सर ट्रीटमेंट में हमसे प्रोकेनामाइड देंगे। चलें ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कल। अल्लाह हाफिज।